लिखना पॉइंट नंबर 1, द हेडिंग इज कोरिलेशन। पॉइंट नंबर 1, द हेडिंग इज कोरिलेशन। ठीक है, सेक्शन नंबर 15। सेक्शन तो याद रह जाएगा इसका, बहुत आसान है। 15, 16, 17, 18 और ये 20, 21 एंड 22। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कोरिलेशन। पहले लिख लेते हैं, फिर समझेंगे उसको। ठीक है, लिखना कोरिलेशन is the committing or threatening to commit act forbidden by Indian Penal Code. Act forbidden by Indian Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain। ठीक है, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अभी लिख लो खाली। डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी with the intention of causing any person to enter into an agreement। enter into an agreement। ठीक है, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन है बहुत आसान, थोड़ा सा समझाऊंगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले फटाफट से नोट डाउन करो। दो पार्ट में इसमें, ठीक है, एक पार्ट इससे पहले का है और एक पार्ट उसके बाद का। ठीक है, पहला, कोरिलेशन का मतलब क्या है? कुछ ऐसा काम कर देना। कमिटिंग मतलब कुछ ऐसा काम कर देना, या फिर थ्रेटनिंग टू कमिट, कर देगा बोल के डराना। थ्रेटनिंग मतलब डराना किसी को, कमिटिंग मतलब कुछ ऐसा काम कर देना, और थ्रेटनिंग टू कमिट मतलब कुछ काम कर देगा बोल के डराना, जो कि फोरबिडन है। फोरबिडन मतलब मना है, मना किया गया है। किसके द्वारा? इंडियन पैनल कोड, आईपीसी के द्वारा वो चीज मना किया गया है। इंडियन पैनल कोड पता है ना सबको, जैसे 420 बोलते ना, 420 के केस में अंदर हो गया वो, मतलब क्या है? 420 फ्रॉड करना है किसी के साथ, तो वो कौन सा? इंडियन पैनल कोड का सेक्शन नंबर है 420, इसलिए बोलते हैं 420 ही कर रहा है। तो 420 कर रहा है मतलब क्या है? मतलब फ्रॉड कर रहा है किसी के साथ। वो कहां से आया? इंडियन पैनल कोड का सेक्शन नंबर है 420। ठीक है, कोई मर्डर कर देगा, अरे तुम हिंदी मूवीज में भी तो देखे होगे, इस धारा के तहत 380, 390 और 420 धारा के तहत मुजरिम को यह सजा सुनाई गई। सुने हो कि नहीं? तो वो क्या है? इंडियन पैनल कोड है। वो धारा जो है, वो जो धारा मतलब क्या? सेक्शन। वो जो सेक्शंस है वो कहां के हैं? इंडियन पैनल कोड के। ठीक है,
तो ऐसा कोई काम कर देना या ऐसा कोई काम कर देगा बोल के डराना जो कि इंडियन पैनल कोड मना करता है, आईपीसी के द्वारा मना किया गया है वो काम, ऐसा कोई काम कर देना या कर देगा बोल के डराना, इसको क्या बोलते हैं? कोरेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये ए है और बी है, ए बी को बोला कि तू मुझे कार बेच अपना 10 रुपए में, वरना मैं तेरे बेटे को किडनैप कर लूंगा। डरा रहा है, क्या बोल रहा है? मैं तेरे बेटे को किडनैप कर लूंगा। या सच में किडनैप कर लिया, या तो सच में किडनैप कर लिया, उसको बोलते कमिटिंग, कर देना, या फिर किडनैप किया नहीं है, किडनैप कर लेगा बोल के डरा रहा है, उसको बोलते थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फोरबिडन बाय इंडियन पैनल कोड। ऐसा कुछ कर दिया है या ऐसा कुछ करने का धमकी दे रहा है जो कि आईपीसी मना करता है। और वो धमकी क्यों दे रहा है? वो ताकि सामने वाले को मजबूरी में कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा सके। तो क्या बताओ, सामने वाला अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है? नहीं सर, सामने वाला अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या नहीं है? फ्री कंसर्ट नहीं है, ठीक है। और या फिर और क्या कर सकता है? अनलॉफुल डिटेनिंग, डिटेनिंग मतलब उठा लेना, कोई सामान उठा लिया, या फिर थ्रेटनिंग टू डिटेन, उठा लेगा बोल के डरा रहा है कोई प्रॉपर्टी। और ऐसा वो क्यों कर रहा है? उसका इंटेंशन क्या है? कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, सामने वाले के ऊपर वो प्रेशर बनाना चाहता है कि उसको कोई एग्रीमेंट में एंटर करवा सके, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोरेशन। कोरेशन का मतलब होता है फिजिकल प्रेशर यूज करना, किसी को डराना धमकाना कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कोरेशन। और लॉ बोलता है अगर कोरेशन से कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया है तो वहां पे फ्री कंसर्ट नहीं है, और जब फ्री कंसर्ट ही नहीं है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कोरेशन का मतलब याद रखना पड़ेगा। देखो, कोरेशन इज कमिटिंग, मेरे साथ साथ बोल सकते हो, देखो मैं बिना देखे बोल सकता हूं, तुमको भी सीखना है। कोरेशन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडन बाय इंडियन पैनल कोड, और डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी with the intention of causing injury to the person or with the intention of causing him to enter into a contract, that is known as coercion। उसको क्या बोलेंगे? कोरेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो किसी के ऊपर फिजिकल प्रेशर यूज करना, that will be known as कोरेशन। और वो फिजिकल प्रेशर क्यों यूज किया जा रहा है? ताकि वो आदमी मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले, ठीक है। देखना नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल where a husband obtained a release deed, पहले लिख लो फिर बता रहा हूं। मेरा husband obtained a release deed from his wife and son under a threat of committing suicide, threat of committing suicide, it was
held that suicide is forbidden by Indian Penal Code, IPC, Indian Penal Code. And hence a threat to commit suicide amounts to coercion. A threat to commit suicide amounts to coercion. क्या बोल रहा है कि एक हस्बैंड एक रिलीज डीड का मतलब होता है कि अपने वाइफ और सन से एग्रीमेंट कर लिया। किस बात का एग्रीमेंट कर लिया कि वो उनका कोई भी खर्चा नहीं, रिलीज मतलब आजाद हो जाना, है ना। तो वाइफ और हस्बैंड से एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुम्हारा कोई भी खर्चा नहीं उठाऊंगा, तुम लोग साइन करके दे दो, और अगर तुम लोग साइन नहीं करते हो तो मैं जा रहा हूं महानदी से जंप मार के सुसाइड करूंगा। तो बेचारी ये जो वाइफ और उसका बेटा है, ये लोग क्या करेंगे बताओ। ये लोग हो गए मजबूर, इमोशनल हो गए और क्या करे, साइन कर दिए। ठीक है, अब बताओ क्या ये लोग अपनी मर्जी से साइन किए हैं? क्या ये लोग अपनी मर्जी से साइन किए? नहीं, इनके ऊपर जोर जबरदस्ती किया गया है, कोरेशन। उनको डराया गया है, धमकाया गया है कि अगर तुम साइन नहीं करोगे तो मैं जाके सुसाइड कर लूंगा। और लॉ बोलता है सुसाइड कर लूंगा बोल के डराना इस कोरेशन, उसको कोरेशन माना गया है। समझ में आ रहा है? तो कोरेशन का मतलब है किसी भी आदमी को फिजिकल प्रेशर यूज करना, उसको डराना, धमकाना, जोर जबरदस्ती से कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना। ठीक है, और ऐसा अगर किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोरेशन। और कोरेशन में क्या है, द फ्री कंसर्न इज मिसिंग। आदमी अपने इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रहा। ठीक है, तो सर कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोरेशन यूज किया गया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, मैं बताता हूं, चलो लिखना। एक जो सेक्शन छूटा हुआ था वो सेक्शन 19 था, है ना। एज पर सेक्शन 19, एनी कॉन्ट्रैक्ट entered by coercion is voidable at the option of the party, at the option of the party whose consent was so obtained। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जिस व्यक्ति के साथ जोर जबरदस्ती किया गया है, यहां पे हमारे एग्जाम्पल में कौन था, वो वाइफ या फिर सन, इनके साथ जोर जबरदस्ती किया गया है, इनको डराया गया, धमकाया गया है, तो इनके पास ऑप्शन है, ये चाहे तो बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, इनकी मर्जी है, ये चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी कर सकते हैं, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी कर सकते हैं, उनके पास मर्जी है। जिनके साथ जोर जबरदस्ती किया गया है उनके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल भी बना सकते हैं। वो लोग बोले कोई बात नहीं, जोर जबरदस्ती किया गया तो चलो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा तो वैलिड रहेगा। वो लोग बोले ऐसे कैसे जोर जबरदस्ती करेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। तो उनकी मर्जी है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी कर सकते हैं, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो इसको क्या बोलते हैं, वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या है, उनकी मर्जी है, वो चाहे तो वैलिड भी बना सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, चाहे तो वॉइड भी बना सकते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला गया लॉ में,
अवॉइडेबल। क्लियर? क्लियर है सबको? पॉइंट नंबर 1 दैट इज कोरेशन। देखना पॉइंट नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन नंबर 16। ठीक है, तो ये भी किसके जैसा है? ये भी कोरेशन के ही जैसा है। ठीक है, लेकिन कोरेशन में क्या होता है? फिजिकल प्रेशर है, मतलब डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस वजह से सामने वाले की मर्जी नहीं है, तब भी वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जा रहा है, क्योंकि उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई फिजिकल प्रेशर यूज नहीं हो रहा, देयर इज अ यूज ऑफ अ मेंटल और मोरल प्रेशर, जहां पे दोनों पार्टी ऐसे रिलेशनशिप में है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर डोमिनेंट पोजीशन में है, मतलब दूसरे को डोमिनेट कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है। कैसे? सपोज ये फादर है और ये सन है, अब दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, फादर कुछ चीज का एग्रीमेंट किए सन के साथ, तो हो सकता है सन की मर्जी ना हो, लेकिन फिर भी सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्टी ऐसा रिलेशनशिप में है, बाप बेटे हैं, ऐसा रिलेशनशिप में है कि एक पार्टी ऐसा पोजीशन में है कि वो दूसरे पार्टी को डोमिनेट कर सके, डोमिनेट कर सके मतलब अपना बात रख सके, वो सामने वाला को बात मानना पड़े भले ही उसकी मर्जी ना हो, है ना? बहुत बार ऐसे होता है कि नहीं, बताओ हमारे साथ। पापा कुछ बोलते हैं और हमारी मर्जी नहीं है, फिर भी अपने को मानना पड़ता है वो बात। क्यों मानना पड़ता है वो बात? क्योंकि फादर एक ऐसे पोजीशन में है कि वो हम लोगों के ऊपर अपना डोमिनेट नेचर दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब यही है कि जब दोनों पार्टी ऐसा नियर रिलेशनशिप में है, ऐसा क्लोज रिलेशनशिप में है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इमोशनल कर सकता है, मेंटल प्रेशर डाल सकता है, मोरल प्रेशर डाल सकता है, और सामने वाले की मर्जी ना हो, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएगा। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इस तरीके से एंटर करवाया गया है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला गया है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब ऐसा रिलेशनशिप है पार्टीज के बीच में कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर अपना डोमिनेंट पोजीशन दिखा सकता है। ठीक है, और सामने वाले को मजबूरी में वो बात मानना पड़ रहा है। करेक्ट? तो उसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए आपस में नियर रिलेशनशिप होना जरूरी है। किसी को अगर किडनैप करना है, किडनैप करना है, फिजिकल प्रेशर है, डराना है, धमकाना है, तो कोई रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। किसी को भी हम डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन अगर किसी को इमोशनल करना है, किसी के ऊपर मोरल मेंटल प्रेशर डालना है, तो वो व्यक्ति के साथ हमारा क्लोज रिलेशनशिप होना जरूरी है। अगर क्लोज रिलेशनशिप नहीं होगा तो सामने वाला व्यक्ति कभी भी हमारे बातचीत से प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो जब नियर रिलेशनशिप है, तुम रास्ते में किसी को, जैसे होता है, बहुत बार एग्जांपल दे रहा हूं, देखो दोस्त लोग होते हैं, तो एक दोस्त दूसरे को बोलता है भाई मेरे लिए इतना नहीं करेगा तू, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? बताओ, बोलते हैं कि नहीं? ऐसे इमोशनल कर देते हैं, बोलते हैं भाई मेरे लिए इतना सा काम नहीं करेगा तू। ये बेचारा भी इमोशनल हो जाता है और ये वो काम कर देता है। क्यों? क्योंकि वो लोग दोस्ती को इंपॉर्टेंट मानते हैं। दोस्ती ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे
एक व्यक्ति दूसरे को अपना बात मनवा सकता है, ठीक है, ये ऐसे एग्जाम्पल के लिए। लेकिन तुम रास्ते में ऐसे ही रैंडमली किसी व्यक्ति से मिले और तुम उसको बोलोगे भाई मेरे लिए इतना सा काम नहीं करेगा क्या, और वो तुमको जानता भी नहीं, वो बोलेगा जा भाग, नहीं करता मैं। समझ में आ रहा है क्यों वो ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो हमारे साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस करने के लिए, मेंटल मोरल प्रेशर डालने के लिए क्लोज रिलेशनशिप होना जरूरी है। अगर क्लोज रिलेशनशिप नहीं है तो मेंटल प्रेशर नहीं डाल पाओगे, ठीक है। चलो लिखेंगे हम लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस। The essential elements of undue influence are, क्या क्या चीज होना जरूरी है? पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, दोनों पार्टी के बीच में रिलेशनशिप होना जरूरी है। रिलेशन बिटवीन दी पार्टीज, दोनों पार्टी के बीच में रिलेशन होना जरूरी है, ठीक है। लिखना a person can be influenced by the other, a person can be influenced by the other when a near relation between, when a near relation between the two exist, जब तक दोनों के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, एक नियर रिलेशनशिप नहीं है, तब तक सामने वाला व्यक्ति हमारी बातचीत से कभी प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, पोजीशन टू डोमिनेट द विल, खाली रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है, एक पार्टी ऐसा पोजीशन में होना चाहिए कि दूसरी पार्टी को अपना बात वो मनवा सके, डोमिनेट कर सके, प्रभावित कर सके अपने बात से, है ना। लिखना रिलेशन बिटवीन द पार्टीज exist in such a manner that one person is in a position to dominate the other, एक व्यक्ति ऐसे पोजीशन में है कि दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट कर सके, है ना। अब वो कैसा कैसा रिलेशनशिप हो सकता है? पॉइंट नंबर 1, रियल एंड अपरेंट ऑथोरिटी, रियल एंड अपरेंट ऑथोरिटी, ठीक है। इसका मतलब है जब दो पार्टी के बीच में एकदम नियर रिलेशनशिप है, सच का एकदम नियर रिलेशनशिप, जैसे फादर एंड सन, ठीक है, वो किस में आएगा? रियल एंड अपरेंट ऑथोरिटी में। मतलब एक व्यक्ति का ये ऑथोरिटी है कि वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट पोजीशन दिखा सके। जैसे फादर एक ऑथोरिटी में है कि फादर अपना डोमिनेट पोजीशन बेटे के ऊपर दिखा सके, ठीक है।
where a person holds रियल मतलब सच का ऑथोरिटी है, रियल ऑथोरिटी ओवर द अदर। फॉर एग्जाम्पल मास्टर एंड सर्वेंट, मालिक एंड नौकर। मालिक पोजीशन में है कि सर्वेंट के ऊपर अपना डोमिनेंट पोजीशन दिखा सके, है ना। डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर ऐसा पोजीशन में है कि पेशेंट को कुछ भी वो बता सकता है, पेशेंट वो बात फिर मानेगा। तो डॉक्टर एंड पेशेंट। फादर एंड सन एटसेट्रा, ठीक है। इसको बोलते हैं रियल एंड अपरेंट ऑथोरिटी, जहां पे एक व्यक्ति ऐसे पोजीशन में है कि वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपना ऑथोरिटी दिखा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, सर क्या होता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप? चलो लिखते हैं पहले। फिड्यूशियरी का मतलब होता है रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। वेयर रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस exist between the parties to a contract. Example, फादर एंड सन इसमें भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप है फादर एंड सन के बीच में, तो फादर एंड सन यहां पे भी आएंगे, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। सॉलिसिटर मतलब एडवोकेट, जो हमारा एडवोकेट होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट। ये सब रिश्ता किस पे टिका हुआ है? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे टिका हुआ है, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति ये पोजीशन में है कि दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके, जैसे यहाँ पे फादर, यहाँ पे हस्बैंड, यहाँ पे सॉलिसिटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी लिखना, पॉइंट नंबर सी, मेंटल डिस्ट्रेस। मेंटल डिस्ट्रेस, ये क्या होता है मेंटल डिस्ट्रेस? लिख लें पहले। जब एक व्यक्ति मेंटली सही नहीं है, मेंटल कंडीशन उसका सही नहीं है, तो हम उसको अपने बातचीत से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेरीली या परमानेंटली उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो हम उसको अपने बातचीत से प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। लिखना, where the mental capacity of a person is temporarily या फिर permanently affected। क्यों अफेक्ट हो गया है? बाय द रीजन ऑफ, या तो वो बूढ़ा हो गया है, या बीमार रहता है, या कोई भी और वजह से, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अगर बूढ़ा है, बीमार है, ठीक है, और उसका मेंटल कैपेसिटी ठीक नहीं है, तो एक दूसरा व्यक्ति उसको प्रभावित कर सकता है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है।
और जब अपने उसको इन्फ्लुएंस कर दिए, उसको डोमिनेट कर दिए, तो फिर वो अपने इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो वहां पे फ्री कंसर्न नहीं रहा। और ठीक है, पॉइंट नंबर डी लिखना, अनकॉन्सनेबल बार्गेन्स। अनकॉन्सनेबल बार्गेन्स, ठीक है, ये लिखने के बाद ही समझ में आएगा अनकॉन्सनेबल बार्गेन्स। बहुत इजी है वैसे। When one person is in a position to, अनकॉन्सनेबल का मतलब होता है अनफेयर, ठीक है, जो कि फेयर नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज एक व्यक्ति ऐसे पोजीशन में है कि वो बहुत आसानी से दूसरे का फायदा उठा सकता है, और कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो कि अनफेयर दिख रहा है, अनफेयर दिख रहा है, तो लॉ मान लेगा कि वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया गया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लैंडलॉर्ड है, गांव में होता है ना लैंडलॉर्ड या मनी लेंडर, एक किसान को लोन दिया, 1000 रुपए का लोन दिया और इंटरेस्ट है 10% पर मंथ, 10% पर मंथ का इंटरेस्ट है। तो मुझे बताओ मनी लेंडर ऐसे पोजीशन में है कि नहीं कि वो फार्मर का फायदा उठा सके? हाँ, ऐसे पोजीशन में है। और ये कॉन्ट्रैक्ट को देख के अपने आप में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या दिख रहा है? अनफेयर दिख रहा है। 10% पर एनम नहीं होता है, साल का 10% नहीं होता है, ये तो 10% पर मंथ है यहाँ पे, तो अनफेयर तो है ही। तो लॉ बोलेगा कि तुम क्या यूज कियो? अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज कियो। और अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइडेबल। जैसे कोरेशन में वॉइडेबल बना था, यहाँ पे भी क्या बनेगा? वॉइडेबल बनेगा। ठीक है, लिख लेंगे एग्जाम्पल, एक छोटा सा लिखना एग्जाम्पल। A borrowed 10,000 rupees at interest of 10% per month. This contract is not fair. ये कॉन्ट्रैक्ट फेयर नहीं है। And the court held it as entered by unconscionable bargains. कोर्ट बोला कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जोर जबरदस्ती में ही किया गया है, सामने वाले की इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइडेबल हो गया। ठीक है, क्लियर है एकदम? समझ में आ रहा है? तो जब पार्टी ऐसा रिलेशनशिप में है, कैसा रिलेशनशिप में? ये चार टाइप का रिलेशनशिप में है। रियल एंड अपरेंट ऑथोरिटी है, या फिर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, या मेंटल डिस्ट्रेस है, या अनकॉन्सनेबल बार्गेन्स है। ये चार टाइप का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है पार्टीज के बीच में। और पार्टी क्या किया? इस बात का अनड्यू एडवांटेज उठाया, गलत फायदा उठाया, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? एंटर्ड बाय
अनड्यू इन्फ्लुएंस, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। ठीक है, तो जैसे कोरेशन में वॉइडेबल हुआ था, यहां पे भी क्या होगा, वॉइडेबल। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। Where a person is in a position to influence, where a person is in a position to influence the will of other and he uses this position to gain undue advantage, to gain undue advantage, it is called undue influence। खाली रिलेशनशिप होने से नहीं होगा, गलत फायदा भी उठाया होना चाहिए, उस रिलेशनशिप को यूज करके अनड्यू एडवांटेज, गलत फायदा उठाना चाहिए, जोर जबरदस्ती में कॉन्ट्रैक्ट करवाया है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। करेक्ट, फुल स्टॉप। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय अनड्यू influence are voidable at the option of the party whose consent was so obtained, are voidable at the option of the party whose consent was so obtained। इसका मतलब जिसके साथ जबरदस्ती किया गया है, जिसके ऊपर मेंटल प्रेशर डाला गया है, उस व्यक्ति के पास ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है। वॉइडेबल का मतलब क्या था, चाहे तो उसको वैलिड भी कर सकता है, चाहे तो उसको वॉइड भी कर सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, वॉइडेबल। क्लियर, तो इतना है 2 पॉइंट, कोरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्लास में दोनों का डिफरेंस लिखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, फिर दोनों पढ़ेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। कोरेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा एक जैसा है, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन थोड़ा थोड़ा एक जैसा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं कोरेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तब तक के लिए इतना अच्छे से पढ़ के आना ताकि डिफरेंस बिटवीन फटाफट से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।